आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है 50वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और उन फैसलों में एक बड़ा फैसला जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और हॉर्स रेसिंग को लेकर के था। इसके अलावा जो कैंसर ड्रग्स हैं और स्पेशल खाने पीने के सामान हैं, उनके ऊपर छूट देने की बात कही गई है। यूटिलिटी व्हीकल्स की नई परिभाषा तय की गई है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शरद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। नमस्कार शिशिर और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। शरद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और हॉर्स रेसिंग, ये मुद्दा लगभग 2.5 सालों से अटका पड़ा था। अब जाकर के फैसला हुआ है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी की मंशा ये रही है कि जहां भी सिन गुड्स जिसको हम बोलते हैं या कोई लग्जरी वाला आइटम हो, अब ऑनलाइन गेमिंग को आप जिंदगी की जरूरतों में नहीं ले सकते हैं। ये तो हम सब इस बात से एग्री करेंगे। तो इसको देखते हुए काफी टाइम से, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनीज थी, जो लोग इसको चलाती हैं, और कुछ एक कंपनीज, मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ एक कंपनीज बहुत बड़ी हैं और उसमें एक आध कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, इतनी बड़ी है। तो उसको देखते हुए इन कंपनीज का ये था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी था कि किस चीज पे लगाया जाए, फी पे लगाया जाए, टोटल अमाउंट पे लगाया जाए, किस चीज पे लगाया जाए। तो बहुत कंफ्यूजन था। फाइनली ये कंफ्यूजन अब दूर हुआ और इस पे अब 28% जो है वो जीएसटी लगेगा। तो जो लोग ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखते हैं उनके लिए ये अब थोड़ा महंगा हो जाने वाला है, और जो ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनीज सर्विसेज देती हैं उनके बिजनेस पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़े, क्योंकि जो लोग बिल्कुल मार्जिन पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन उठ जाती है। अब जब 28% जुड़ जाएगा उनकी सर्विसेज में, तो लाजमी बात है कि वो लोग सोचेंगे। पर मैं समझता हूं शिशिर के जिन लोगों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, हालांकि ये लत लगनी नहीं चाहिए, इसको ऑनलाइन गेमिंग को आदत नहीं बनाना चाहिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे सुनने में आते हैं कि उनको इसकी आदत पड़ चुकी है। और जब आदत पड़ जाती है तो एक, हम लोग इकोनॉमिक्स में, आप तो स्वयं अर्थशास्त्र के जगत से आते हैं शिशिर, हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको जिस चीज की आदत लग जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर टोबैको रिलेटेड सामान है, तो उसमें प्राइस आप बढ़ा भी दें तो जिसको आदत लग जाती है वो उसको खर्च करेगा ही करेगा। तो कुछ ऐसा ही ऑनलाइन गेमिंग में है। तो जिन लोगों को इसका शौक है, जिन लोगों को आदत लग गई है, वो तो मुझे लग रहा है जीएसटी लगने के बाद भी खेलेंगे, और इसी बहाने सरकार को रेवेन्यू भी और मिलेगा। और क्योंकि ये एक जरूरी चीज नहीं है, जिंदगी का कोई अहम हिस्सा नहीं है कि आपको ऑनलाइन गेमिंग के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं इस पे किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल अब ऑनलाइन गेमिंग वाले जीएसटी के लिए तैयार रहे। शरद जी, इसमें 3 चीजें होती हैं। हम लोग ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज और हॉर्स रेसिंग की बात करें तो एक तो ये होता है कि जो आप जैसे कैसीनोज में आप जाते हैं तो चिप खरीदते हैं, ऑनलाइन गेमिंग या हॉर्स रेसिंग में आप दांव लगाते हैं। उसके बाद जो होता है प्लेटफॉर्म फी होता है, और इसके बाद तीसरी जो चीज होती है कि जो रकम आप जीतते हैं वो जो आपका मुनाफा होता है। तो ये जो 3 स्तर होते हैं, इन पर अब तीनों पे टैक्स लगेंगे अलग अलग। जब काउंसिल का डिसीजन होता है शिशिर, तो उसका स्पष्टीकरण, उससे संबंधित सर्कुलर बाद में निकाले जाते हैं, क्योंकि काउंसिल की ये 50वीं मीटिंग थी, हम सब जानते हैं। और मीटिंग के बाद जो प्रक्रिया होती है कि उसको विभाग जो है वो उसके सर्कुलर्स निकालता है, उसकी जो फाइनल डिटेल्स जिसको हम कहते हैं वो निकाली जाती है। पर जो आपने कसिनोस में जो चिप्स मिलते हैं उस पर तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे 28% जीएसटी आ गया है, और जो प्लेटफॉर्म फी लगाई जाती है उस पर भी जीएसटी 28% आ गया है। इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ी सी शंका है कि जो आप अमाउंट जीत के लाते हैं वहां से, जो आपको प्रॉफिट होता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। इसके लिए हमें स्पष्टीकरण का इंतजार करना पड़ेगा। पर पहली 2 चीजें जो आपने कही या जो मैंने अभी बताई, उन पर 28% स्पष्ट रूप से आपको लगता हुआ आगे दिखाई देगा। मुनाफे पे चूंकि इनकम टैक्स की व्यवस्था आ जाती है, आयकर की व्यवस्था आ जाती है, तो जहां तक हमारी समझ है कि वो आयकर विभाग उससे डील करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो आपको मुनाफा होता है, गेमिंग के माध्यम से मुनाफा होता है, हम सब जानते हैं, उस पर हाईएस्ट रेट पर टैक्स लगता है, और उसमें कोई आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शन भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो इनकम टैक्स के दायरे में। इसीलिए मैंने कहा कि अभी इस पे स्पष्टीकरण आएगा। बाकी जो 2 चीजें, प्लेटफॉर्म फी और चिप्स जो कसिनो में खरीदे जाते हैं, उस पे बिल्कुल स्पष्ट तौर पे 28% लगा दिया गया है। जो मुनाफा है वो आयकर के दायरे में पहले से ही आता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद जो मुनाफा गेमर्स कमाते हैं, शायद उस पे जीएसटी ना लगे। जीएसटी प्लेटफॉर्म फी और कसिनो के चिप्स तक सीमित रहे। जो उद्योग जगत है, जैसा आपने खुद भी बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो काफी बड़ी है और कुछ एक कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी हैं, उनकी शिकायत ये है कि अब जो नई व्यवस्था आ रही है इससे उनको काफी नुकसान होगा। अरबों का जो निवेश है, देसी हो चाहे विदेशी हो, वो प्रभावित होगा, रोजगार के मौकों में असर पड़ेगा। आप इन आशंकाओं को कैसे देखते हैं?
जैसा मैंने पहले कहा, मैं उस बात को कुछ हद तक तो दोहराना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग का कुछ तबका जो है वो आदतन ऑनलाइन गेमिंग को खेलता है, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता कोई असर होगा। जहां तक बात है एफडीआई की, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है शिशिर के शायद करीब $2-2.5 बिलियन का एफडीआई इसमें फर्क पड़े। पर मैं समझता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इस मकाम पर खड़ी है जहां पर आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा आने वाली एफडीआई हम देख रहे हैं आने वाले समय में। तो मुझे नहीं लगता अगर $2-2.5 बिलियन ऑनलाइन गेमिंग के लिए कम भी आ रहा है तो उसका कॉम्पनसेशन ऐसे होगा कि सरकार को उसके बदले में जो जीएसटी का रेवेन्यू आएगा, मुझे लग रहा है एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भरपाई डॉलर के रूप में तो नहीं होगी, पर उसकी भरपाई यहां से हो जाएगी। तो सरकार इस कॉम्प्रोमाइज के लिए मुझे लगता है तैयार है। जहां तक कंपनियों की आशंका है, जैसा कि मैंने कहा, मैं दोहराना चाहूंगा शिशिर के, मैं ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं उन कंपनियों के खिलाफ हूं, पर मुझे फिर भी व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये कोई एक जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं है। ये कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग किसी को नहीं मिल रही है तो उसको जान के लाले पड़ जाएंगे या वो अपना जिंदगी का गुजर कैसे कर पाएगा। तो अगर इन कंपनियों को थोड़ा सा इस बात के लिए सफर करना पड़ता है और देश के हित के लिए अपना योगदान जीएसटी के रूप में देना पड़ता है, तो मुझे लग रहा है देना चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार नए लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ रहे हैं, तो जो बिजनेस का लॉस एक तरह से जीएसटी आने से होगा, उसकी भरपाई नए यूजर्स आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, जिस प्रकार से ये मशहूर हो रहा है और जिस प्रकार से इसका प्रचलन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है वो नए यूजर्स उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। कोई ऐसी विशेष चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ असर दिख सकता है, पर लंबी अवधि में हम लेके चले तो मुझे लग रहा है हिसाब किताब इनका बराबर हो जाएगा। इनको आगे ग्रोथ के पूरे चांसेस मुझे नजर आते हैं। एक और आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो नई व्यवस्था, इससे देसी कंपनियों को तो नुकसान होगा, लेकिन जो विदेशों में स्थित हैं, जिनके सर्वर वगैरह विदेशों में स्थित हैं, उनको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी और ज्यादा कारोबार देसी के बजाय विदेशी प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। ये आशंका कहां तक सही है? कुछ हद तक शिशिर ये बात ठीक है, क्योंकि जब आप विदेशी प्लेटफॉर्म पर गेम खेलते हैं, देखिए एक वर्चुअल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाके गेम खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है भारत सरकार इस रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था लाएगी कि जो लोग लॉग इन करके भारतीय अगर आईपी एड्रेस से आप विदेश में गेम खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में शिशिर उस लूप होल को भी प्लग किया जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि भारत में ऑपरेट करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर जीएसटी लगे और यही अगर भारत में बैठ के कोई विदेश में गेम खेल रहा है वर्चुअल वर्ल्ड के, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और उसको हम छोड़ दें। तो ये अब आजकल जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है उसमें ये संभव है कि हम किसी के आईपी एड्रेस को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि जैसे ही वो लॉग इन करेगा फॉरेन की गेमिंग कंपनी में, तो तुरंत भारत सरकार को उसका पता लग जाएगा और उस पर भी किसी न किसी प्रकार से जीएसटी को वसूलने की व्यवस्था की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक चलेगी शिशिर, क्योंकि कुछ समय के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को इसका लाभ मिल जाए, पर जहां तक भारतीय नागरिकों की बात है, वो इस लूप होल का ज्यादा दिन तक फायदा नहीं उठा पाएंगे, और अगर उठा भी पाएंगे, मुझे लग रहा है हमारे आपके संवाद को सुनने के बाद ये कहीं ना कहीं जीएसटी के गलियारों में ये बात पहुंचेगी और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा और इस पे भी जीएसटी लगने की जल्द मुझे उम्मीद नजर आती है। शरद जी, एक और बात होती है कि जब आप फॉरेन प्लेटफॉर्म पे भी, जो बाहर के प्लेटफॉर्म पे भी जब आप खेल रहे होते हैं, तो पेमेंट तो आप डोमेस्टिक मैकेनिज्म से ही करेंगे ना, जो घरेलू व्यवस्था है उसके जरिए करेंगे, तो आपके लिए ट्रैक करना तो और भी एक आसान हो जाएगा। जो भी पैसा आप देंगे उस पे जीएसटी लगाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की तो बात हो ही रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पैसे को तो हम ट्रैक कर ही सकते हैं, पर कई दफे क्या होता है, आप जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से आपकी स्टेटमेंट में स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी का नाम शिशिर कुछ और होता है, गेम का नाम कुछ और होता है। तो बहुत कई दफे कठिन हो जाता है भारतीय एजेंसीज के लिए ये ट्रैक करना कि असल में जिसको ये पेमेंट गई है वो कंपनी क्या करती है। तो मैंने इसी लिहाज से बोला कि आईपी एड्रेस जब आप गेमिंग के लिए आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि मैं ये गेम खेलने जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है इस लूप होल को प्लग करना, आपने जो तरीका बताया और जो बात बताई उसके वो तो है ही है, पर मुझे लग रहा है इसके अलावा भी आजकल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट है कि जैसे ही आप लॉग इन करेंगे किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, और इसका मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है कि जो ये गलत तरीके की वेबसाइट चलती हैं, जो अनऑथराइज्ड कंटेंट दिखाती हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। आपको पता होगा कि हाल में भारत सरकार ने इन वेबसाइट पे लॉग इन करने पे रोक लगा दी थी। तो अब जो लोग कोशिश करते हैं, जो बच्चे थोड़े शरारती हैं या लॉग इन करते हैं, वो लॉग इन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही व्यवस्था भारत सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है कि जितनी भी गेम्स हैं उसकी सबकी आईडीज हमारे पास है, और जो आईटी मंत्रालय है, जो टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, वो बड़े आराम से इस पे रोक लगा सकता है कि जब तक आप इस पे टैक्स नहीं देंगे, जब तक आपको ये जो एडवांटेज मिल रहा है भारतीय गेमिंग कंपनियों की तुलना में, जब तक वो एडवांटेज समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ समय के लिए जरूर हो सकता है, पर ये लंबे टाइम तक ये लूप होल नहीं रहने वाला है।
एक और सवाल इससे से जुड़ा हुआ ये भी है कि जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस यानी कि कौशल या फिर आपकी किस्मत, ये दो चीजों का जो खेल होता है और इसको लेकर के तमाम अदालती फैसले भी आए हैं। अगर आपको याद हो तो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये जो बहस है कौशल बनाम किस्मत की, इसे आप कैसे देखते हैं इन खेलों के संदर्भ में? देखिए, आजकल जो खेल आए हैं, कुछ साल पहले तक मुझे भी बहुत शौक रहता था और मैं भी ऑनलाइन गेमिंग तो नहीं पर वीडियो गेम्स अन्य आदि में बहुत खेलता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो तरीके के होते हैं। पर आजकल जो गेम्स आ रहे हैं शिशिर, उसमें क्या है कि एक तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है स्किल में और गेम ऑफ चांस में। बहुत थिन लाइन है, कहीं कहीं आपको एकदम से लक फैक्टर काम करता है और कहीं कहीं आपको अपनी स्किल भी यूज करनी पड़ती है। मुझे लग रहा है जहां तक जीएसटी की बात है, क्योंकि जीएसटी एक सर्विस पर लग रहा है, आप ऑनलाइन गेमिंग के जरिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए एक सर्विस अवेल कर रहे हैं, आप अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, पर कुछ लोगों ने इसको कमाई का जरिया भी बना रखा है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में, वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर गेम्स जो ऑनलाइन गेमिंग में हैं वो अंदरूनी तौर पे देखें तो वो चांस पे ही चलते हैं। क्योंकि अगर आपको स्किल पे दें तो कुछ लोगों की स्किल ऐसी हो जाती है कि वो तो गेमिंग कंपनी को घाटा ही होता रहा, या किसी को, एक व्यक्ति को बहुत फायदा होगा, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा घाटा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों चीजों का, ये जीएसटी के लगने में कोई रुकावट बनेगा। दोनों तरीके से ही, दोनों तरीके के गेम्स आप खेलेंगे, जब आप उसकी प्लेटफॉर्म फी देंगे तो दोनों पर ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यही नियम कैसीनो में भी होगा और यही नियम सभी प्रकार के गेम्स पर होगा। अब दूसरे मुद्दे पे आए, जो एक खास जिसे कहा जाए जरूरत भी है। अभी तक हमने जो बात की, आपके शब्द में लूं तो सिन गुड्स की बात कर रहे थे या सिन जो इवेंट्स है उनकी बात कर रहे थे। जो कैंसर ड्रग्स और जो जरूरी स्पेशल नीड फूड जो कहलाती हैं, उनको कर में छूट दिया गया है, जीएसटी में छूट दिया गया है, यदि कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर कोई उसका आयात करता है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही स्वागत करने योग्य फैसला है शिशिर, क्योंकि ये लाइफ सेवर्स हैं। ये किसी के जिंदगी और मौत के बीच में फर्क डाल सकता है ये ड्रग। आज समय पे अगर उसको दवा मिल जाती है, समय पे अगर उसको वो जो लाइफ सेवर ड्रग है वो मिल जाता है, तो मुझे लग रहा है किसी की जिंदगी बच सकती है। तो भारत सरकार का मैं तो प्रशंसा करना चाहूंगा। अंग्रेजी में बोलते हैं, आई वुड लाइक टू प्लेस माई अप्रिसिएशन ऑन रिकॉर्ड, के इन ड्रग्स के ऊपर जो जीएसटी है उसको माफ कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ सेवर्स हैं, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा, एक और आइटम इसमें ऐड की गई है, शायद आपने ध्यान दिया हो, कि जो लोग सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। जी जी, हमने देखा कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च ऑपरेटर्स को भारत सरकार में बहुत सारे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। जहां पहले खाली इसरो होता था, आज इसरो स्वयं भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और वो सामने आ रहे हैं। तो उनकी सर्विसेज को भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिससे कि उन लोगों का और हौसला अफजाई हो और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स इस स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े और प्राइवेट स्पेस ऑपरेटर्स या प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी ऑपरेटर्स आगे आए। और प्रधानमंत्री जी के स्वयं उनके दिल के भी बहुत करीब है ये स्टार्टअप्स, जो खासकर जो स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इसको पूरी तरह से माफ कर दिया गया। तो आपने जहां कैंसर ड्रग्स और ऐसे ड्रग्स की बात करी, वहां पर मैं ये साथ में जोड़ देना चाहता था कि प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर्स को भी पूरी तरह से जीएसटी से बाहर कर दिया गया। शायद आपने हमारे अगले सवाल को भांप लिया था, इसीलिए आपने प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर्स की बात कर ली। एक मुद्दा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो है मल्टीप्लेक्स, यानी कि सिनेमा हॉल में जो खाने पीने की चीजें होती हैं। क्योंकि अभी की व्यवस्था में ये हो रहा था कि मल्टीप्लेक्स में जो खाने पीने के सामान है उसे रेस्टोरेंट के बराबर माना जाता नहीं रहा है, इसीलिए वहां पर 18% टैक्स लगता था। अब जो है ये टैक्स की दर 5% कर दी गई है। और एक और स्पष्टीकरण ये भी है कि अगर आप टिकट के साथ कॉम्बो में खरीदते हैं तो वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। हमारे श्रोताओं को एक सरल भाषा में ये जो बदलाव किया गया है इसको समझा सकें प्लीज। या मुझे लगता है ये जो सिनेमा ऑपरेटर्स हैं या जो लोग थिएटर चलाते हैं, जो कंपनीज हैं भारत में जो ऑपरेट करती हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि बहुत सारे जो फिल्म जाने वाले जो लोग हैं वो ये शिकायत करते थे कि पिक्चर की टिकट तो थी 300, 350 की या 200 की या 150 की, 200 की, और जब हमने वहां पर जाके कोई पॉपकॉर्न खरीदे या कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, कोई खाना खरीदा, तो वो हमको पड़ गया 700-800 रुपए का। और शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि उसका एक कारण ये होता था कि उसके ऊपर जीएसटी की दर जो थी वो बहुत ज्यादा होती थी। उसको घटा के अब 5% कर दिया गया है। तो हम ये सब जानते हैं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, उसमें आपको जीएसटी 5% के रेट से चार्ज किया जाता है। आपके जो बिल पे आप देखते होंगे, अपने बिल पे देखें 2.5% सीजीएसटी होता है, 2.5% एसजीएसटी होता है। तो अब ये सिनेमा में भी, क्योंकि वो भी एक प्रकार का रेस्टोरेंट है,
और बहुत पुरानी डिमांड थी, सिनेमा गोअर्स की भी डिमांड थी और सिनेमा ऑपरेटर्स की भी डिमांड थी कि साहब इसको आप एक रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट करिए। तो मैं समझता हूँ सिनेमा गोअर्स के लिए और सिनेमा ऑपरेटर्स दोनों के लिए अच्छी खबर है कि अब वो खाना आपको वहां पर सस्ता मिलेगा। हाँ, अगर आपको कॉम्बो पैक बना के दिया जा रहा है, बहुत सारे सिनेमा ऑपरेटर्स करते हैं कि टिकट आप लीजिए तो साथ में थोड़े से पैसे और जोड़ के और वो आपको साथ में पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वहां सर्व कर देते हैं, तो उनके लिए अभी 18% पर ही रहेगा। पर बाकी जो है, जो लोग जाके अब रेस्टोरेंट में, सिनेमा के रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना खरीद रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी राहत वाली खबर है। तो मैं समझता हूँ इससे फुटफॉल सिनेमाज में ना केवल फुटफॉल खाने वालों का बढ़ेगा बल्कि सिनेमा गोअर्स का भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सिनेमा जाते हैं सोचते हैं उसको एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट आउटिंग होती है कि वहां जाके हम खाना भी खाएंगे, मूवी भी देखेंगे, कुछ शॉपिंग भी करेंगे, खासकर जो मॉल्स में है। तो मुझे लग रहा है उन दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बार मैं फिर से श्रोताओं को ये बता दूं कि अगर आप वहां जाकर के कोई भी पॉपकॉर्न, नैशोज या ऐसे कोई भी खाने पीने की चीज खरीदते हैं, उस पर आपको 5% की दर से जीएसटी देना होगा। हाँ, यदि वो आपके टिकट का हिस्सा है, जिसे हम लोग कॉम्बो पैक कहते हैं कि टिकट के साथ आपने खरीदा हो, तो वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी में कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि अलग अलग जो सप्लाई है वो एक साथ किए जाते हैं और उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई कहलाता है और उसके ऊपर जो जीएसटी की दर होती है वो पूरे सप्लाई की दर होती है। यहाँ पर जो कॉम्पोजिट सप्लाई है, इसमें सिनेमा का जो टिकट है वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है और उसी के ऊपर आपको जीएसटी लगेगा, जो 12% या 18% हो सकता है। शरद जी, सही मैंने व्याख्या की इसकी? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने व्याख्या करी। मैं तो थोड़ा सा मैं सोचा था कि हमारे सारे श्रोता टेक्निकल भाषा नहीं समझते, पर आपने उसको बहुत सरल तरीके से बताया। बिल्कुल, कॉम्पोजिट सप्लाई एक मिक्स सप्लाई होता है जहां बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको एक साथ दिया जाता है। उसमें जो सबसे ऊंचे रेट का आइटम होता है उस पर जो बाकी के आइटम भी उस बास्केट में होते हैं उस पर वही रेट जाके लग जाता है। आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इसको। तो अब आप अगर टिकट के साथ खाना अगर आपका आ रहा है तो साहब वो खाना महंगा पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि आप अपना खाना अलग खरीदें और टिकट को अलग लें। मुझे लग रहा है सिनेमा ऑपरेटर्स भी ये ऑफर्स अब धीरे धीरे हटा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ये मालूम पड़ेगा तो अब ये कॉम्बो पैक्स आपको कम दिखने शुरू हो जाएंगे। शरद जी, एक और प्रस्ताव जिस पर फैसला किया गया है, या फैसला नहीं कहना चाहिए, सुझाव जो दिया गया है, वो है यूटिलिटी व्हीकल को लेकर के। अभी तक की व्यवस्था जो थी उसमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसको हम लोग एसयूवी कहते हैं, उसके लिए 4 शर्तें थी जिसकी परिभाषा पिछली बैठक में तय की गई थी कि जो 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो, जो इंजन कैपेसिटी वो 1500 सीसी से ज्यादा हो, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm का हो। अब इसमें से एसयूवी शब्द हटा करके सिर्फ 3 शर्तें रखी गई है और इस पूरे कैटेगरी को, इस पूरे वर्ग को यूटिलिटी व्हीकल कहा गया है। एक ग्राहक के नजरिए से इस बदलाव का मतलब क्या है? जी हाँ, देखिए, हम सब जानते हैं कि एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो है उनकी बिक्री कंपनियां बहुत ज्यादा कर पा रही थी नॉर्मल सेडान शेप कार के मुकाबले। इस वजह से एसयूवी पर सरकार ने पीछे जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया था, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस पर अब 28 + 22% उस पर जीएसटी लग रहा था। 1500 सीसी से वो ऊपर होनी चाहिए थी और 4 मीटर से वो लंबी होनी चाहिए थी, 170 मिलीमीटर से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वो एसयूवी कैटेगरी में आ जाती थी। अब क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही थी, क्योंकि कीमत बढ़ रही थी, लाजमी बात है जब जीएसटी ज्यादा लगेगा तो कीमत भी बढ़ती है, तो बहुत सारी कंपनीज ने एक नया कॉन्सेप्ट पिछले चंद सालों से निकाला था जिसको हम एमयूवी कहते हैं। एमयूवी होती है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। ये जो गाड़ी होती है ये ना सेडान जितनी नीची होती है, ना एसयूवी जितनी ऊंची होती है। इसको आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एज ए सेडान कार या सलून शेप जो नीची गाड़ी होती है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के शौकीन है वो इसको एसयूवी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये लूप होल कंपनीज ने निकाल लिया था। एमयूवी में एक नई शेप भी सामने आ गई थी और वो सस्ती भी होती थी, तो उस डिफरेंस को अब जीएसटी काउंसिल ने खत्म कर दिया है कि अब आप चाहे वो यूटिलिटी व्हीकल होना चाहिए, चाहे वो एमयूवी हो, चाहे वो एसयूवी हो, दोनों ही हालात में आप पे ये जो कंडीशंस है 1500 सीसी वाली, 4 मीटर वाली और 170 मिलीमीटर वाली ग्राउंड क्लियरेंस वाली, अगर ये कीमतें एमयूवी पे पर भी लगती हैं तो उन पर भी टैक्स 28 + 22% से लगेगा। तो जो लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए या एक सस्ती गाड़ी लेने के लिए एमयूवी लेने का प्लान बना रहे हैं, मुझे लगता है उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर वो सिर्फ इस वजह से एमयूवी ले रहे थे तो बेहतर है वो एसयूवी ले लें, और अगर वैसे एमयूवी उनकी एक जरूरत है या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल उनकी जरूरत है तो अलग बात है, पर दोनों के बीच में अब ये जो कीमत का अंतर था ये समाप्त हो जाने वाला है। तो अगर हम अपने श्रोताओं को बता सके कि अगर 4 मीटर से छोटी गाड़ी है तो वहां पर आपके लिए जीएसटी की दर 28% है और उसके ऊपर सेस जो है वो 1 से लेकर के 3% निर्भर करता है कि आप पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं या डीजल की गाड़ी लेते हैं। 4 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो आपका यूटिलिटी व्हीकल्स है जिसपे
28% और 22% की दर से सेस है। और अगर आप सेडान की बात करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है शरद जी। सेडान को लेकर के कहा जा रहा है कि एक अलग से स्पष्टीकरण लाया जाएगा। इसका क्या मतलब है ग्राहक के लिए? देखिए, सेडान में दिक्कत ये थी कि सेडान ये मालूम नहीं पड़ता कब लग्जरी कैटेगरी में चली जाती है। तो मुझे लग रहा है सेडान के लिए शायद कीमत एक क्राइटेरिया रखा जाए, एक पैरामीटर रखा जाए कि कितनी कीमत की वो सेडान है, क्योंकि सेडान तो शुरू हो जाती है 5-6 लाख से और जाती है वो करोड़ों में। तो बहुत कठिन हो जाता है वहां पर। हो सकता है या तो क्यूबिक कैपेसिटी का क्राइटेरिया रखा जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस उसमें आप रख नहीं सकते हैं, उसमें आप उसकी लेंथ पे रख सकते हैं या उसकी क्यूबिक कैपेसिटी पे रख सकते हैं। और तीसरा एक और क्राइटेरिया जो मैं सुझाव के रूप में यहाँ पर रखना चाहूंगा कि आप उसकी कीमत पे भी रख सकते हैं कि मान लीजिए 10 लाख या 15 लाख से ऊपर कीमत की अगर उसकी कॉस्ट आ रही है, जिसको हम शोरूम कॉस्ट कहते हैं, अगर वो आ रही है तो उस पे आप फिर जीएसटी की दर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सेस लगाने का पर्पज क्या है शीर्षक? सेस लगाने का पर्पज ये है कि आप उसको लग्जरी गुड में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो सेडान कब लग्जरी बन जाती है, इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। और ये जो 3 चीजें मैंने बताई, शायद इसी के आधार पर सेडान को भी आगे सेस के अंतर्गत लाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो कर की व्यवस्था है, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे? क्योंकि वहां पर आपकी जो जीएसटी की दर है वो कम हो जाती है, वहां पर आपको 50% नहीं देना है। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों को मोड़ने में मददगार साबित होगी? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट है, अभी देखा गया कि जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी है उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे मिल रहे थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग उसको खरीदने में हिचकिचा रहे थे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, चार्जिंग स्टेशन हो गए, बैटरी की लाइफ कम थी, 300-400 या 200-250-300 किलोमीटर में वो समाप्त हो जाती थी। लोग उसको शहर से बाहर नहीं ले जा पाते थे। तो मुझे लग रहा है अब जैसे जैसे उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है और ये जो फर्क आएगा इसका आपने अभी जिक्र किया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुझान बढ़ेगा। क्योंकि ये जीएसटी का फर्क है, ये उस कीमत के डिफरेंस को कम करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं शिक्षक जो बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, पर वो उसी साइज के पेट्रोल डीजल व्हीकल से बहुत महंगी है। तो मुझे लग रहा है अब ये जीएसटी, ये जो दरें आएंगी, इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन और बढ़ेगा। वैसे भी बढ़ना है वो तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लें या पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लें। मुझे लग रहा है हर तरीके से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुझान आगे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। एक अहम मुद्दा इस समय ये है, वो है जाली जो कंपनियां हैं, जाली एसएससीज हैं। और हमने देखा कि 2 लेवल पे ड्राइव जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर चला रही है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के अपने स्तर पर चला रही हैं। जो ताजा स्थिति हमें बताई गई, हमें जानकारी जो दी गई है कि लगभग 70,000 संदिग्ध में से जो है करीबन 60,000 की जो है वो पड़ताल पूरी की गई और 17,000 जो है उसमें से फर्जी पाए गए, जिनमें करीबन फेक इनवॉइस जो है वो 16-17,000 करोड़ रुपए का है। जी, ये समस्या कितनी बड़ी है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या आपको लगता है कि जो 15 जुलाई को ड्राइव खत्म हो रहा है उसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जीएसटी अभी 6 साल पुराना है। 1 जुलाई 2017 को मुझे याद है आया था। 6 साल अभी इसने पूरे किए हैं। ये सच बात है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं होती, उन्होंने जीएसटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, फर्जी कंपनीज बनाई, फर्जी रजिस्ट्रेशन लिए, फर्जी आईटीसी लिया जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जिसकी वजह से राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का घाटा देखने को मिला है। और आए दिन ऐसी कंपनीज पकड़ी जाती हैं, आए दिन ऐसे केसेस पकड़े जाते हैं, आए दिन। बहुत बदकिस्मती की बात है कि लोगों ने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करी। तो मुझे लग रहा है उसी को देखते हुए सरकार ने अभी जो हाल में निर्णय किया है कि अब जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाया जाएगा, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स होंगी। अगर कोई व्यक्ति फर्जी कंपनी बनाकर और फर्जी आईटीसी लेकर और फर्जी तरीके से ट्रांजैक्शंस को करता है और पैसे का लेन देन करता है, इधर से उधर पैसे को करता है, तो अब वो ईडी के अंतर्गत आएगा। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा डेटरेंट बनने वाला है जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत चिंता थी जीएसटी विभाग में और जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि आए दिन ऐसे फ्रॉड पकड़े जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ईडी के, पीएमएलए के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं शेष जहां पर जमानत भी नहीं मिलती है। तो अब ऐसे लोग अगर जेल जाने का शौक रखते हैं तो बाकायदा वो ये काम करें, वरना उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए कि ये काम उनका अब न केवल जीएसटी के अधिनियमों के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा, बल्कि अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी एक दंडनीय अपराध होगा और उनको इसके लिए सजा हो सकती है, उनकी जमानत भी नहीं होगी। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो सजाएं होती हैं वैसी सजाएं उनको भुगतनी पड़ सकती हैं।
तो मुझे लग रहा है, और इसके लिए और भी आपने देखा होगा कि अभी हाल में अनाउंसमेंट हुई कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के नियम और सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि लोग ऑनलाइन जाकर बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन ले लेते थे और वो कंपनी फर्जी होती थी, ना एड्रेस पे कोई होता था। ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है और फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। जीएसटी विभाग के अफसरान आपके ऑफिस पर, आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री पर और आके उसको वेरीफाई करेंगे जगह को कि आप वाकई में वहां से व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लाई जा रही हैं, इसको टाइट किया जा रहा है जहां जहां लूप होल्स हैं। और मुझे लगता है शिशिर, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते एक जनरल बात इसके लिए बोलना चाहूंगा कि जीएसटी एक इवॉल्विंग, आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स का रिफॉर्म था, एक इवॉल्विंग प्रावधान है। तो मुझे लग रहा है कि 5-6 साल में बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है और जहां जहां इसकी कमियां दिखाई दी, उस कमियों को प्लग करने की कोशिश करी गई है, उन कमियों को पूरे हटाने की कोशिश की गई है और उसी दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें कि जीएसटीएन जिसका जिक्र अभी शरद जी कर रहे थे, वो एक आईटी बैकबोन है। जितने भी रजिस्ट्रेशन है या बाकी फॉर्म्स वगैरह भरने का काम है, वो जीएसटीएन के जरिए होता है। और जीएसटीएन जो है वो अभी 26वीं संस्था बनी है, जिसे पीएमएलए के तहत लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो जानकारी साझा कर सकती है। इससे ये होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कोई संदेह होता है कि वो पैसा बाहर भेज रहा है गलत तरीके से, और यदि उसके बारे में ये भी पता चलता है कि उसने जीएसटी के जरिए, जीएसटी की व्यवस्था के जरिए ये पैसे की कमाई करी है, तो जिसे हम लोग अपराध की भाषा में सामान्य तौर पे कहते हैं कि क्राइम का सोर्स क्या है या क्राइम का मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, वो इस व्यवस्था के जरिए संभव हो पाएगा। शरद जी, एक और सवाल यहाँ पर यह है, आपने बात की थी कि फर्जी कंपनियों को पकड़ने की। यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और दूसरा जो है वो जियो टैगिंग। इन दोनों का क्या मतलब है? एक श्रोता इससे क्या समझ सकता है? टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल देखें तो बहुत ही उचित तरीके से इस समय किया जा रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सामने आती है, ना केवल वो बिजनेस को बढ़ावा देती है बल्कि वो सरकार की मदद करती है ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए। तो हम सब जानते हैं, जब आप जीएसटीएन पे जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ जीएसटी विभाग के कुछ अफसरान आते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, चेक करने के लिए, फिजिकली वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी होता है। वो आधार ऑथेंटिकेशन आपको बायोमेट्रिक होता है। आप सब जानते हैं, जब आप आधार लेते हैं तो आपको बायोमेट्रिक आपको कराना पड़ता है, आपके अंगूठे की छाप जो है वहां पर आपको देनी पड़ती है। तो वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ले रहा है और जिसका ये आधार है या जो व्यक्ति ऑथराइज्ड है, क्या ये वही व्यक्ति है या कोई और उसके बिहाफ पे किसी और का नाम इस्तेमाल करके या किसी और का आधार कार्ड इस्तेमाल करके कर रहा है। ये इस चीज को किया गया। और जियो टैगिंग हम सब जानते हैं, जियो टैगिंग तो आपकी लोकेशन से, जहां पर आप कंपनी का बिजनेस है, जहां पर आपके व्यापार का स्थान है, उस जगह की जियो टैगिंग कर दी जाती है कि आप कल को अगर मान लीजिए यहां पर आपने कंपनी खोली और उसके बाद आप यहां से छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, कहीं और खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें मिली शिशिर कि जहां पर रजिस्ट्रेशन लिया गया, जब वहां पर जीएसटी विभाग चेक करने के लिए गया तो वहां वो कंपनी का ना एड्रेस मिला, ना वो व्यक्ति मिला, ना वो बोर्ड वहां पर साइनेज लगा मिला। तो मुझे लग रहा है जियो टैगिंग और बायोमेट्रिक दोनों के दोनों मदद करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को इन फ्रॉड्स को चेक करने में। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, मुझे इसमें याद आ रही है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मुझे लग रहा है ये जिन्होंने चोरी करी है जीएसटी की, मुझे क्षमा करें मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पर मुझे करना भी चाहिए यहाँ पर, कि जिन लोगों ने जीएसटी की चोरी करी है, सरकार का धन चुराया है, उन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए, उन लोगों को बिल्कुल ये काम वो ना करें और वो पकड़े जाएंगे उनको चारों तरफ से घेरने के लिए कि उनके लिए कोई भी बचने का रास्ता ना मिले। वो दुकान छोड़ के भाग रहे हैं या वो अपना व्यक्तित्व बदल रहे हैं, दोनों तरीके से उनको चेक किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आकाशवाणी से बातचीत के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 50वीं जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।